हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड एंड बेस सॉल्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हो सकता है कि ये आज लास्ट वीडियो हो इस चैप्टर का। लेक्चर हमने पहले ही देख रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे थे, जिसमें हो सकता है कि आज ये लास्ट हो जाए। हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को देख लें इस वीडियो में। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस तक देख चुके थे, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 51 से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने आज नहीं लिखे हैं जो कि पहले ही हम लोग इस वीडियोज़ में देख चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में, तो इसलिए हमने उसको फिर से लिखा नहीं है। ठीक है, तो चलते हम आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यू हैव 4 सॉल्यूशंस A, B, C, D, 4 solutions named by A, B, C, D and their pH is 6, 9, 12 and 7. Identify the most acidic and most basic solution, and we know that the solution having the lowest pH will have highest acidic nature. तो most acidic कौन सा होगा? solution A, and most basic कौन होगा? solution C. जिसका pH जितना ज़्यादा उतना ही बेसिक, जिसका pH जितना ही कम वो उतना ही एसिडिक होता है। सेकेंड इसका पार्ट है अरेंज द एबव 4 सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH वैल्यू के, मतलब जिसका pH जितना ही कम उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज़्यादा। तो अगर ये 6 है तो इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁻6, इसका 10⁻⁻9, इसका 10⁻⁻12 और इसका 10⁻⁻7। इसको अगर हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग आर्डर, तो सबसे कम कौन सा है? C का। उसके बाद B का, उसके बाद D का, उसके बाद A का। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में है? सॉल्यूशन A में, क्योंकि उसका pH सबसे कम है तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, मेंशन द pH रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स। कह रहा है उस pH रेंज को बताइए जिसमें हमारी बॉडी वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें जब लेक्चर देख रहे थे इस चैप्टर का, तो जो बेस एसिड बेस का लास्ट पार्ट था, साल्ट का नहीं, एसिड बेस का लास्ट पार्ट था, यूज ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्टोमक का जो pH होता है वो 2 होता है, और जब उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हमें पेन, इरिटेशन होने लगता है स्टोमक में, जिसकी वजह से हमें किसी एंटी एसिड का हेल्प लेना होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस तरह के एंटी एसिड को लेकर हम उसमें जो एक्सेस एसिड होता है हमारे स्टोमक में उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, फिर हमारा पेन जो होता है वो रिलीफ हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डज द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड, एक्सप्लेन और आंसर। कह रहा है कि फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है और जब वो कर्ड में चेंज होगा तो उसका pH कैसे चेंज होगा। तो हम जानते हैं, अभी पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि जो दूध वाला होता है मिल्कमैन, वो क्या करता है, बेकिंग सोडा को ऐड कर देता है ताकि कर्ड न बन जाए। यानी कर्ड बनता है कब? जब pH और डिक्रीज होता है। तो जब वो मिल्क से कर्ड में चेंज होगा तो pH क्या होगा? डिक्रीज होगा, pH डिक्रीजेज, क्योंकि वो मोर एसिडिक होता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, crystal of a substance change their color on heating in a closed test tube but regain it after some time when they were allowed to cool down. Name the substance and write formula and explain the phenomena involved. तो अगर आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है तो उसमें हमने पढ़ा था जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं, फिर वो वाइट कलर का हो जाता है, डर्टी वाइट कलर का। तो वो इसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये जो होता है एक ब्लू क्रिस्टल होता है, और जैसे ये धूप में रखा जाता है और टेस्ट ट्यूब में बन करके हीट किया जाता है यहाँ पे,
तो इसमें से जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और इसका कलर अब जो होता है वो डर्टी वाइट हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगर उसको फिर एटमॉस्फेयर में ओपन कर दें, अभी तक क्लोज था, फिर उसको अगर ओपन कर दें तो ओपन होने के बाद ये होगा कि एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से वो फिर रिएक्शन करेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स उससे जुड़ जाएंगे और फिर वो इस कलर को रिगेन कर लेता है, यानी फिर वाइट से वो ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इस फिनोमेना का नाम बताइए। नेम द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस हो गया कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, राइट फार्मूला हो गया। एक्सप्लेन द फिनोमेना, कौन सा फार्मूला है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, अ मेटल कंपाउंड X react with dilute H2SO4 to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होता है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो ब्रिक इफरवेंस के साथ वो क्या करती है? फायर को बुझा देती है। तो यहाँ पे इसका मतलब किस गैस की बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कह रहा है X जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस रिलीज हो रही है, इससे अभी पता चल गया। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम सल्फेट, इसमें एक कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड भी फॉर्म होता है, देन व्हाट इज X एंड गैस इवॉल्व। तो यहाँ पे X क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, यानी एक जो हमारा मेटल है वो पता चल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है कब? कि यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। इसका मतलब यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, यानी कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे? CaCO3। ये हमारा X हो गया और ये गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था भाई? इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम सल्फेट देन व्हाट इज X। तो X इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड गैस इवॉल्व। गैस कौन सा इवॉल्व हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लिख लिए हैं जो कि ये लास्ट हो गए। अब इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से हमारी तरफ से समाप्त हो जाएगा। बस आपके डाउट्स अगर कुछ और बच जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि बचे होंगे, फिर भी अगर बचे हैं तो आप पूछ लीजिएगा ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द कलर ऑफ FeSO4 7H2O। तो ये भी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। ये क्या होता है? पेल ग्रीन। और जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, FeSO4 और 7H2O मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कॉपर सल्फेट का, तो ये भी हो जाता है डर्टी वाइट। और ये हमारा था क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 57, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कौन कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। पूछ रहे हैं इसमें कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल। तो अगर डायरेक्ट हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये सोडियम आ रहा है इसमें यानी ये बेसिक होगा, इसमें क्लोरीन आ रहा है यानी ये एसिडिक होगा। कैसे? डायरेक्ट अगर नहीं याद है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करें? तो वही इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, HOH माइनस यानी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल से OH लिख जाएगा KOH और H से SO4 तो H2SO4। इसी तरह से यहाँ भी करें तीनों में। H प्लस OH माइनस लिखे या डायरेक्ट H2O लिखे। H प्लस OH माइनस मैंने बस आपके समझने के लिए लिखा। H प्लस से जब Cl रिएक्ट करेगा तो HCl और NH4OH। इसमें H से रिएक्ट करेगा तो H2CO3 और NaOH। बैलेंस कर लीजिएगा आप, इसमें NaOH और प्लस HCl। ठीक है, अब अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे एक स्ट्रांग बेस है और ये स्ट्रांग एसिड। जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनता है। हमारा आंसर सही है। ठीक, स्ट्रांग एसिड है ये और ये वीक बेस है, और स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो कैसा बनता है? एसिडिक बनता है, एसिडिक साल्ट। ये भी हमारा ऑप्शन सही था। और ये वीक एसिड है
ये स्ट्रांग बेस है, तो ये बनेगा बेसिक साल्ट, ये भी सही है। ये दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तो जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन साल्ट को बता सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है कि सॉल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वा सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर तो दे आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। कह रहा है कि HCl HNO3 H2SO4 इन सब में हाइड्रोजन है, तो ये एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज जिसमें भी हाइड्रोजन है और एल्कोहल उसमें भी हाइड्रोजन, लेकिन ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है HCl HNO3 H2SO4 इनको जब एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन लिबरेट करते हैं, और यानी आयंस का फॉर्मेशन होता है, और जब आयंस का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जबकि जो ग्लूकोज है एल्कोहल है इन सब में भी हाइड्रोजन तो है, लेकिन जब इनको एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं लिबरेट करते हैं, डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन आयन। तो जब हाइड्रोजन आयन बनेगा नहीं, ये आयन्स में ब्रेक नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होगी? ठीक है, तो चूंकि ये आयन्स H+ आयन लिबरेट नहीं कर पाते हैं, भले से इनके पास हाइड्रोजन है तो क्या हुआ, ये लिबरेट नहीं करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन 58। अब क्वेश्चन नंबर 59 एंड सेकेंड लास्ट, द pH ऑफ ए सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वॉज फाउंड टू बी 6.5। हाउ इज दिस सूप लाइकली टू टेस्ट, ये सूप किस तरह का टेस्ट देगा, एसिडिक बेसिक की न्यूट्रल? तो हम जानते हैं 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और जितना ही कम उतना ही स्ट्रांग। तो ये बहुत कम है, 7 से बस थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वीक एसिड। तो जो सूप होगा वो वीक एसिड के जैसे टेस्ट देगा। ठीक, अब नाउ इट्स टर्न टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मेटल कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तब इसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में है इनका स्टेट, ये भी एक्वस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ये बनेगा, ये गैस हो जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा, स्टेट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लें, तो यहाँ पे 2 सोडियम, तो 2 सोडियम लिख लिया हमने, 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन लिख लिया, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 2 1 3 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60 का सलूशन, और इस तरह से हम इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर सब कुछ देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और साथ में समझ में भी आया होगा। पसंद आए ना आए, समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो पसंद भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मूवी का द एंड हुआ, जैसे फिल्म में लिखता है ना द एंड, तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया यहाँ पे हर तरह से। अब आप इसको समाप्त कर लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर समाप्त हो जाए या अभी नहीं समाप्त हुआ, आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।